मिस्टर ए रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। मिस्टर ए जो है वो बिजनेस चला रहे हैं बेटा रेडीमेड गारमेंट्स का। ही क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। और उसने बुक्स क्लोज किया है कब बेटा? 31 मार्च में। द बैलेंस शीट एज इन 31 मार्च 2021। इन्होंने बैलेंस शीट बना के दे दी है। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे बैलेंस शीट बनी हुई नहीं थी, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता था। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना के दिया जिससे आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के दे रखा है पहले से। अच्छा सर, ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई तो ये तो बनाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। कह रहे इस साल जो भी सेल्स हुआ, सेल्स तो हमें चाहिए ना, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा ना। कह रहे जो भी सेल हुआ है पिछले साल के मुकाबले 20% क्या हुआ है? ज़्यादा सेल है। यहाँ पे बेटा टोटल सेल्स पिछले साल का दे रखा है कितना? तो भाई 5 लाख का अगर मैं बेटा 20% निकालूं तो कितना आएगा? 1 लाख। और ज़्यादा है यानी 5 लाख पिछले साल था, 1 लाख अभी है, टोटल कितना हो गया? तो इस साल का सेल्स कितना हुआ? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स लिख पाएंगे कि नहीं? वहां पे हो जाएगा। पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। कह रहे जो भी सामान खरीदे गए, जो भी सामान परचेज किया गया यानी गुड्स परचेजेस की बात हो रही है, वो हमने किसके थ्रू पेमेंट करा है? चेक से। यानी कैश बुक में परचेजेस आएगा तो कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट। हमने गुड्स को कैश में भी बेचा है, क्रेडिट में बेचा है। ये बात तो यहाँ से भी मालूम चल रही थी हमें, भाई उसने बोला था 20% कैश में बेचा, बाकी 80%। तो कह रहे जो 80% क्रेडिट पे बेच तो दिया। कस्टमर पे द चेक्स, यानी कस्टमर कौन? डेटर। जब भी डेटर से पैसे रिसीव होंगे तो किसके थ्रू होंगे? चेक से होंगे। यानी वो पैसा कहाँ जाएगा? सीधा बैंक में जाएगा। डेटर से जब पैसे आएंगे तो डेटर कम हो जाएगा, वहां पे बैंक लिखना है। इसका ये मतलब समझ में आया? ठीक है जी। आगे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज 10%। भाई फर्नीचर यहाँ कितना था बेटा? ओपनिंग में 40 था, तो बताओ क्लोजिंग में क्या 40 ही रहेगा या डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं? माइनस करके बैलेंस शीट में लिख देंगे। अच्छा जी, और आ गया ये मिस्टर ए सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ए जो है हमने बैंक, मिस्टर ए सेंड द बैंक फॉर कलेक्शन फॉर द मंथ। कह रहा है बैंक फॉर कलेक्शन फॉर द मंथ, ये ध्यान से समझेंगे। कह रहे मिस्टर ए जो है पूरे महीने का जो अमाउंट होता है एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, जैसे जनवरी का कोई सेल वेल परचेज हुए, जितना भी पैसा आया उसके लास्ट डेट को यानी 31 तारीख की बात कर रहा है, उस दिन पहले सैलरी निकाल देते हैं, ऑफिस का एक्सपेंस दे देते हैं और पर्सनल एक्सपेंस के लिए 500 रुपये निकालता है और बाकी सारे पैसे को बैंक में जमा कर देता है। क्या करता है? सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। जो भी कलेक्शन था उसको उठा के कहाँ डाल दिया? बैंक में। जितना भी पैसा आता है इसके पास महीने के एंड में कहाँ चला जाता है? बैंक में चला जाता है। ये बात समझ में आ गई? उसमें से क्या क्या देता है वो? सैलरी देता है। कितना? तो ये 2000 पर मंथ है या एनुअल है? पर मंथ है ये। ठीक है जी। अब कहते हैं कि बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन आपको अलग से बता रहे हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो क्रेडिटर इससे कम हो जाएगा और किस में जाएगा? ये कैश बुक के बैंक कॉलम में जाएगा या कैश कॉलम में जाएगा? बैंक में। पेमेंट फॉर रेंट, रेंट हमने पे किया, कहाँ जाएगा बेटा? ये बैंक कॉलम में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। कैश डिपॉजिट इन द बैंक, ये काउंटर एंट्री है, इससे कैश कम होगा और बैंक बढ़ जाएगा। आइए 31 मार्च 2022 की बात करें। इन्होंने स्टॉक डेटर बता दिया, बताओ ये बैलेंस शीट में जाएगा? स्टॉक कहाँ जाता है? और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी जाएगा ना ये। डेटर्स, तो डेटर का ओपनिंग में जाए, क्लोजिंग में जाएगा, प्लस बैलेंस शीट में भी जाएगा। और क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2022 द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश। कि जो कैशियर था ना वो पैसे लेके भाग गया जी। कब? ईयर के एंड में वो पैसे लेके भाग गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो पैसे लेके भाग गया ये नुकसान है फायदा है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा।
और इसकी वजह से हमारा कैश भी कम हो जाएगा। आगे क्या है, उन्होंने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई है। तो भाई इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है क्या? कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ट्रेडिंग बनाएंगे ना, तो फॉर्मेट में क्या क्या बनाएंगे सर? एक आएगा आपका ट्रेडिंग का, एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, एक आएगा बैलेंस शीट, और एक आएगा डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर, और एक कैश बुक। इतना फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, डबल कॉलम, क्योंकि उसमें कैश और बैंक के बारे में दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर एक बैलेंस शीट बना लेंगे। ये बैलेंस शीट हो गई जी, एज एट 31 मार्च 2022, ये बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद आइए सर कैश, यहाँ पे कैश बुक बना लेता हूँ मैं। कैश बुक में 2 कॉलम थे सर। कैश बुक हो गया जी। एक कैश का कॉलम अलग हो जाएगा इसमें, एक बैंक कॉलम। डेटर्स का अकाउंट है बेटा एक। डेटर्स, एक हम बनाएंगे जी क्रेडिटर्स का अकाउंट। एक क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बन जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें आ गई जी हमारे पास, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश, बैंक, डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, अब इसके एक एक करके इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्वेश्चन में से उठाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले तो चीज़ों को लिख लेते हैं, जो चीज़ जहाँ जहाँ की है, दिमाग तो बाद में लगाते रहेंगे। तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ से हटा के बात नीचे से करते हैं हम लोग स्टार्ट। कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, इधर देखो बेटा। सबसे पहले ये देखिए, एक हमने यहाँ पे सेल्स का जिक्र किया था, तो मैं यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करूँ। देखो बेटा, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 में सेल्स हमारे पास कितने का था बेटा? 5 लाख। इसमें इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाई 20%। तो ये आ गया जी सेल्स हमारे पास बेटा 6 लाख का। ये हमारे लिए क्या हो गया सर? टोटल सेल्स कब की बात है? 21 से लेके 22 का सेल्स हो गया 6 लाख का। अब इसी में से अगर मुझे मालूम करना हो कि भाई कैश का सेल कितना है और बेटा क्रेडिट सेल्स कितना है,
तो जो 6 लाख है उसके बारे में क्वेश्चन ने ये बताया था, कह रहे 20% कैश सेल्स है, 20% सेल वॉज कैश सेल, जो भी सेल है उसका 20% क्या माना जाएगा, कैश सेल्स। तो बाबू यहाँ पे 20% ले लें इसका, कितना आया जी, 1,20,000। तो ये कितना परसेंट होगा, 80%, 4,80,000। ये बात समझ में आ गई। अब बताइए आपका जो सेल्स है, हाँ सेल्स बताइए कहाँ जाएगा, ये कौन सा, कैश या क्रेडिट या टोटल, आप दोनों लिख सकते हैं या टोटल को भी एक साथ लिख सकते हैं, है ना। तो आइए जी मैं यहाँ पे जाता हूँ और सीधा सेल्स लिख देता हूँ, कैश और क्रेडिट करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, टोटल सेल्स लिख देता हूँ। हमने जहाँ पढ़ा वहाँ पे कहीं पे सेल्स रिटर्न हमें दिखा तो नहीं था, ठीक है। तो सेल्स हो गया जी कितना, 6 लाख हो गया। अब इसी इंफॉर्मेशन से इसी में दो बातें हैं। पहली बात तो सेल्स हमने ट्रेडिंग में लिख दिया जी, लिख दिया आप लोगों ने। मुझे बताइए ये जो कैश में सेल किया इससे कैश आएगा या जाएगा, तो ये कैश बुक में भी जाना चाहिए। और ये जो क्रेडिट सेल किया इससे क्या बढ़ता है बेटा, डेटर्स बढ़ता है, तो ये डेटर भी बढ़ेगा। लिख सकते हैं ये दोनों चीज़ें, आप लिखो, पहले खुद से लिखो फिर मैं लिखूंगा। लिखो कैश सेल से कैश बुक में कैश बढ़ जाएगा आपका। बेटा यहाँ पे उसने क्या बोला है ध्यान से समझो, कह रहे जी गुड्स जो हम बेच रहे हैं वो कैश और क्रेडिट दोनों में बेचते हैं। जब उधार बेचते हैं वो जो पैसा आता है वो चेक से आता है, ये तो कैश में ही बिका है, जब इन्होंने बताया भी तो कैश सेल से, ठीक है। तो आइए जी सबसे पहले वापस से कैश और बैंक, यहाँ पे आ गया जी सेल्स और इधर आएगा एक बैलेंस बीडी, इसको हम बाद में बात करेंगे। सेल्स जो है कैश का वो है 1,20,000, वो हमने लिख लिया जी। क्रेडिट सेल कहाँ जाएगा बेटा, डेटर में कौन से साइड, तो यहाँ पे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, इसको तो ऐसे रहने देता हूँ अभी, और यहाँ पे क्रेडिट सेल, या सिर्फ सेल लिख के ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं आप, सेल्स और यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट। कितना था बेटा ये बताइए, उसको जहां जहां जा सकता था वो आपने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम इसमें, बोले बेटा, जहां जहां जा सकता था वो हमने लिख दिया। ये फर्स्ट वाली लाइन हमने कर ली। सेकंड में कहते हैं पेमेंट फॉर ऑल परचेज आर मेड बाय चेक, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, और एक ये इन्फॉर्मेशन है ये भी याद रखनी है, तो बाद में काम आएगा। कह रही डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज 10%। तो भाई फर्नीचर है कितने का, 40 का, तो फर्नीचर तो कहाँ जाएगा बताओ, एक तो बैलेंस शीट में जाएगा, आओ जी बैलेंस शीट में पहले फर्नीचर लिखते हैं और उसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को। बेटा फर्नीचर है 40,000 का, माइनस करते हैं कितना सर, 4,000, कितना हो गया सर, और ये डेप्रिसिएशन एक जगह और जाएगा, बताओ कहाँ, कौन सी साइड, डेबिट साइड। कितना बेटा, ये दोनों जगह लिख दी हमने। समझ में आई बात यहां तक। तो सर ये एक ये हो चुका हमारा, यहाँ लिखा हुआ मिस्टर ए सेंड टू द बैंक कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, आफ्टर पेइंग सैलरी 2,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। बताओ ये कैश में से कम होगा या बैंक में से कम होगा। भाई इन्होंने मिस्टर ए क्या करते हैं, जो भी पैसा आता है उसमें से ये खर्चे देते हैं, ये देने के बाद जो पैसा बचता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। तो ये पैसा दे कहाँ से रहे हैं, कैश से ही तो दे रहे हैं ना। तो चलिए जी कैश बुक में चलते हैं।
कैश बुक में किस साइड लिखेंगे बेटा? थोड़ा एक लाइन छोड़ के रखना उसके लिए, डेप ऊपर में बस यहाँ से लिख लो। बाई क्या क्या दे रहे हैं वो बताइएगा। तो यहाँ सैलरी लिख लीजिए। कितना है बेटा सैलरी? 2000। हाँ, तो बेटा ये 2000 रुपये एक महीने का, तो कितने? 24, ठीक है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है बेटा? ऑफिस एक्सपेंसेस कितना बताया? 14,400। ड्राइंग से 500। बाई ड्राइंग्स बेटा। अब बताइए, तीन चीज़ें आपने जब यहाँ लिखी तो ये तीनों चीज़ें और भी कहीं जाती हैं कि नहीं? ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ड्राइंग कहाँ जाएगा? तो लिखो जी सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस को जाके ज़रा। ये आया जी 24,000, 14,400। और बैलेंस शीट में पहले तो लिखाएगा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल तो शायद गिवन था बेटा, 4,04,000। 4,00,000। और इसमें से क्या माइनस करेंगे बताओ? कितना आया था? तो ये आप माइनस कर देंगे, कितना आएगा? अरे माइनस करके बताओ तो। 3,98,000। बाकी जो है यहीं रहने देंगे। तो बताइए, ये जो आपने लिखा इसको हर जगह लिख लिया जहां जहां जा सकता था, भूलना नहीं, भूल जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहेंगे, भूल जाएंगे तो दिक्कत आएगी आपको। आइए जी, ये भी हमने कर लिया। आगे लिखा हुआ बैंक का पासबुक के बारे में जिक्र है कि भाई पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो बैंक इससे प्लस हो जाएगा या माइनस होगा? तो बैंक में एक तो लिख देते पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स। कितना है बेटा? 3,00,000 रुपए। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 3,00,000। अब ये जो क्रेडिटर्स है, जो 3,00,000 का पेमेंट आपने किया, इससे क्रेडिटर भी तो कम होगा। आओ जी क्रेडिटर को भी कम करते हैं। क्रेडिटर प्लस इस साइड होता है, माइनस इस साइड, तो बी डी तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, बाकी देखेंगे उसको बाद में। बैलेंस सी डी भी, वैल्यू बाद में लिखेंगे, अभी जो काम करने आए हैं वो करते हैं पहले। यहाँ पे बैंक से लिख रहा हूँ, कितने का है बैंक से, कितना अमाउंट गया बेटा? 3,00,000। बताइए बात समझ में आ गई आपको? क्रेडिटर में ही जाएगा और बैंक में जाएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा सर। पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च, कि जी हमने रेंट पे किया 31 मार्च तक का, यानी पूरा इन्होंने रेंट कितना बता दिया? 16,000 रुपये। तो बताइए रेंट की पेमेंट हो रही है तो कैश बुक में जाएगा। एक तो रेंट यहाँ जाएगा टोटल 16,000, और यही रेंट फिर कहाँ जाएगा बेटा? क्यों, उस पासबुक की तो इन्फॉर्मेशन है ये पासबुक की इन्फॉर्मेशन है, कैश से नहीं जाएगा, तीनों चीज़ें बैंक से ही जा रही हैं। यहाँ पे क्या लिखूं? रेंट कितना आया बेटा? और आगे बढ़ जाए।
कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर, कैश हमने जमा किया भाई कितने का, 80,000 का। जब कैश हमने 80,000 का जमा किया तो भाई बैंक तो आपका बढ़ गया लेकिन कैश क्या हुआ, कम हो गया। और ये जो जमा करने की बात है ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो कैश को कम करना है और बैंक को बढ़ा देना है। कैश बुक में चलिए, कैश कम करेंगे कितने से, 80,000 से। यहाँ लिखेंगे बैंक, ब्रैकेट में लिख देना कॉन्ट्रा, और बैंक को बढ़ा देना बेटा 80,000 से कैश, और यहाँ पे लिख देना कॉन्ट्रा। नहीं नहीं लिखना है भाई, क्योंकि एक कॉलम थोड़ी ना है। अगर कॉलम एक होता तब आप कॉन्ट्रा को ना लिखें तो चलेगा। यहाँ तो बहुत कॉलम की जब चीज़ें होंगी तो लिखना पड़ेगा। सिंगल कॉलम का है, उसमें कैश और बैंक दोनों मिक्स हैं, तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कॉन्ट्रा को। ठीक है जी, ये भी हो गई, कोई दिक्कत इसमें। आइए जी स्टॉक डेटर और क्रेडिटर की बात करें। ये किस डेट का इन्फॉर्मेशन है, तो ये बैलेंस शीट में लिख दें जाके, स्टॉक को, डेटर को और क्रेडिटर को। आइए जी बैलेंस शीट में चलते हैं। स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। स्टॉक है भाई 1,60,000, डेटर्स 1,20,000, क्रेडिटर 1,46,000। अब ये स्टॉक डेटर क्रेडिटर कहाँ कहाँ जाएगा, एक एक करके सोचिए। पहले बताइए स्टॉक और कहाँ जाता है। आइए जी ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक लिखते हैं। कितना था बेटा, जब क्लोजिंग लिख लिया तो ओपनिंग भी लिख लेते हैं। ओपनिंग कितना है, ये ओपनिंग की बैलेंस शीट से मिलेगा आपको। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग की बैलेंस शीट में होगा ना, एसेट्स है। क्लियर है ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे और भी 3 चीज़ें लिखी थी। स्टॉक डेटर, तो डेटर भी 2 जगह जाने चाहिए, एक तो यहाँ आ ही गया। और बताइए डेटर अकाउंट में क्लोजिंग डेटर लिख दूँ यहाँ पे, तो ये आएगा जी बैलेंस सीडी। डेटर की वैल्यू है 1,20,000। अभी लिख लेंगे ओपनिंग को यार। ओपनिंग कितना है आप, 3,00,000। ओपनिंग है सर 1,00,000, और ये जो ओपनिंग 1,00,000 है वो बैलेंस शीट से मिल रही है, आपको ध्यान रखेंगे। ओपनिंग डेटर 1,00,000 बैलेंस शीट से लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। इसके अलावा हमने कैश बुक में, सॉरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखा था। क्रेडिटर कितना है, 146। आइए जी क्रेडिटर के अकाउंट में BD/CD 146, इसका BD भी देख लीजिए कितना है, 82,000। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे बताइए, साथ साथ में कर पा रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे लगता नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरी बच गई। एक यहाँ पे बच रही है, इससे रिलेटेड कोई बात समझनी हमें, और बस। और हमारे पास एक यहाँ से कुछ बातें निकल कर आएंगी, ये निकल कर आएंगी, देखते हैं अभी। अब आइए ऊपर से वापस से बैलेंस शीट पे चलते हैं। इस बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल है 4,04,000, ये हमने लिखा कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, लिख चुके। ओपनिंग क्रेडिटर हम लिख चुके क्या,
फर्नीचर हमने लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, डेटर लिख दिया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख लेते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड की वैल्यू 28,000 है और बेटा कैश एट बैंक है 38,000 का। बताओ बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? सब कुछ लिख चुके हैं या कुछ रह गया? एक तो ये ओपनिंग बैलेंस था, ये लिख दिया। बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा तो कैश यहाँ पे भी और बैंक भी। वैसे तो कैश नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अभी कैश और बैंक यहाँ पे, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन तो कहाँ से निकलेगी? कैश बुक से ना भाई। इसका क्लोजिंग का कैश बैंक नहीं पता है सर। फर्नीचर का तो डेप्रिसिएशन निकाल के निकल गया था, ये तो गिवन ही था, ये दोनों, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। ये भी क्या था? ये गिवन था। तो हमें कैश बैंक का बैलेंस निकालना है बस। ठीक है जी। अब आओ एक एक करके चेक करते हैं कि सर पहले किसका बैलेंस निकाला जाए और क्या किया जाए। डेटर्स को देख लेते हैं एक एक करके, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। अगर आप ऊपर से लेना चाहोगे तो यहां से देखो, ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में सेल्स है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है। सर यहां से क्या गायब है? परचेज कहां मिलेगा? कहां मिलेगा सर? क्रेडिटर्स में से मिलेगा, वो भी क्रेडिट परचेज मिल जाएगा वहां पे। क्या मिलेगा? और कैश बुक में क्या मिलेगा? कैश परचेज मिलता है। लेकिन अब यहां क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं जरा। कह रहे पेमेंट फॉर ऑल परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। यानी कुछ परचेजेस जो है बैंक से निकल कर आएगा, कैश से निकल कर नहीं आएगा। उसने कहा जो परचेजेस हमने किया है, सारे परचेजेस कहाँ से आए हैं भाई? वो चेक से हो रहे हैं। पेमेंट ऑफ ऑल द परचेजेस मेड बाय चेक। चलिए जी, अब आइए एक एक करके वापस से यहीं पे आते हैं। डेटर्स के बारे में अब देख लेते हैं। बताइए सर, डेटर्स में क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में बीडी और सेल्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिलनी चाहिए हमें, कैश रिसीव्ड। पहले ये मिलना चाहिए। ये होता तो फिर मैं देखता बैड डेट्स और बिल रिसीवेबल वगैरह। अभी तो कैश ही का नहीं पता चल रहा कि कैश कितना आया है। समझ में आई बात? कैश का मालूम चल रहा है कितना आया। चलो इसको निकाल लेते हैं फटाफट। बताओ जी कैश कितना आया? टोटल कितना है बेटा? बैलेंस कितना आया? और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कैश आया या बैंक, ये बता दो मुझे। दिमाग लगाओ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैश या बैंक क्वेश्चन में है, बताओ। कह रहे गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट, दोनों में हमने सामान बेचा है। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट, बेचा तो दोनों में था। आगे लिखा हुआ क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, कि जिसको उधार बेचा था, जिसको हमने उधार दिया था, वो कैसे पैसे दे रहा है? तो यहां पे जो पैसे आएंगे वो चेक में ही आएंगे ना फिर। नहीं नहीं, सेल्स लिख दी हमने, अब पैसे देने की बारी है कस्टमर की। कस्टमर पैसे कैसे देता है? ऐसा क्वेश्चन ने बताया ना कि कस्टमर जब पैसे देगा तो कैसे देगा? तो चेक देगा तो बैंक में ही तो पैसे आएंगे, फिर कैश में तो नहीं आएंगे ना। कस्टमर जब पैसे देगा तो चेक में ही देगा। कितना है बेटा? ये 4,60,000। अब इसको कहां और लिखें बताओ? कैश बुक में, बैंक कॉलम में। 4,60,000 डेटर्स। बताइए जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो डेटर्स तो हमारा क्लियर है।
आइए जी क्रेडिटर्स की बात करें ज़रा। बताओ जी क्रेडिटर्स में क्या रह गया। बैंक है, सीडी है, एक तरफ से मिसिंग है। टोटल कितना हो रहा है ये? 4,40,000। डिफरेंस निकालो। 3,00,000। क्या चीज़ ले लें हम इसे? कौन सा परचेजेज है ये? क्रेडिट परचेजेज है। कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज। अब आप एक बार पढ़ते परचेजेस के बारे में क्या बोला गया था। यहाँ पे क्रेडिट परचेज का पेमेंट फॉर ऑल परचेज वर मेड बाय चेक, ये तो नहीं है कोई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है जी। और आओ, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आओ पहले कैश बुक और पासबुक को भी बैलेंस करके देखते हैं, कैश और बैंक को। चलिए जी, कैश और बैंक का बैलेंस निकालिए पहले। अभी बात बताता हूँ बेटा, तुम टेंशन ना लो। निकालो बेटा फटाफट इसका बैलेंस निकालो। कैश और बैंक का बैलेंस निकालो ज़रा। आइए इधर ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए ज़रा। तो भाई आपने कैश बुक का बैलेंस निकाला, तो भाई कैश बुक का टोटल जो है, इधर देखो बेटा, इधर इधर। अब ध्यान दो, जितना करना था कर लिया, सिर्फ टोटल ही करने दिया था मैंने आपको। कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 1,48,000, सही है ये। इधर भी 1,48,000। बताओ डिफरेंस कितना आया? क्या लिखेंगे? अब क्वेश्चन ने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी आपके लिए। इसने ये क्या बोला था आपसे यहाँ पे कि ईयर के एंड में जो भी कैश बचा था, अवेलेबल कैश था, उसको अकाउंटेंट लेके भग गया था। तो भाई ये तो आपका जो है ये क्या हो गया? लॉस। ये कैश तो वो लेके चला गया ना, ये बैलेंस तो है नहीं। तो एब्सकॉन्डेड बाय कैशियर, जो लाइन है वो लिख लो। लास्ट में यहाँ पे लिख लेना कि बैलेंस निकाला तब आया है। अब ये बताओ फायदा ही नुकसान है बेटा? तो ये नुकसान जो है आपका और कहाँ जाएगा? आओ जी प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख देते हैं इसको। absconded बाई कैशियर 23,600 ना। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो ये लाइन भी हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब इसी तरीके से आपने किसका बैलेंस निकाला बेटा? बैंक का बैलेंस निकाला। बताइए बैंक का बैलेंस कितना आया? हाँ, नहीं पहले टोटल ही बता दो चलो। टोटल बताया आपने 5,78,000। कितना बैलेंस है? 2,62,000। अब ये जो बैलेंस है इसे बैलेंस सीडी करके लिखेंगे आप। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो आप बैलेंस सीडी लिख लीजिएगा। हाँ हाँ, सिर्फ कैश जो उसके पास पड़ा हुआ था वो उसने निकाल लिया। पैसे इकट्ठे हुए, इंतजार करा, उसके बाद फरार हो गया लेके। ठीक है। तो 2,62 का ये आपका कैश का बैंक का बैलेंस आ गया, ये एक जगह और जाएगा बैलेंस शीट। भाई कैश का तो कोई बैलेंस नहीं आया ना, लेकिन बैंक का बैलेंस तो आएगा ना। कितना आएगा बेटा ये? 2,62,000। बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन उसके नंबर भी दिए जाते हैं आपको अलग से। ठीक है जी, और आगे बढ़े। तो कैश बुक तो हो गया जी। अभी भी सर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट रह रहा है, पीएनएल रह रहा है। देखते हैं सर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। एक इन्फॉर्मेशन
एक इन्फॉर्मेशन हमसे बैंक से वो ऑलरेडी माइनस हो गया है, मैं दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, परचेजेस कितना, बेटा हमने कैश बुक में यहाँ पे एक पेमेंट करा था क्रेडिटर्स को, ये 3 लाख। हाँ हाँ, उसी से बैलेंस निकाला, लेकिन ये हो चुका है ना, पेमेंट तो हो गया ना उसको, चेक से ही पेमेंट किया था हमने बैंक में। खैर इसका यूज़ ही नहीं था वैसे तो सही मायने में, इस लाइन का कोई सादा यूज़ नहीं था। करो इसको बैलेंस कर लो फटाफट। टोटल आया बेटा ये 7,60,000, यहाँ पे लिखेंगे 7,60,000, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000। ठीक है जी, 1,16। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया बेटा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,16, 1,16,000 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना बेटा, अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ऐड कर दो। बोलिए, 4,44,000। अब बैलेंस शीट को क्लोज करो। कौन सा ये नेट प्रॉफिट, 4,32,000। अब बताओ कितना होगा ये, तो फिर 578 होगा ये। हाँ जी, 5,78,000 टोटल हो गया। ये लाइन का कोई यूज़ नहीं हुआ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, कंफ्यूजन ही था बस इससे। तो आपके साथ ये मसला आएगा सिंगल एंट्री में, हर क्वेश्चन देख के तो आपको लगेगा पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है। तो आप ना एंड देखा करो क्या बोल रहे बनाने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उन्होंने आपसे बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो ये फॉर्मेट बनाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर बैलेंस शीट बनी हुई है ठीक है, नहीं है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है, वैसे भी आपको पर्सनल अकाउंट यानी सन्ड्री क्रेडिटर, कैश एट बैंक और सन्ड्री डेटर। तो कैश एट बैंक के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप, कैश बुक। तो भाई एक अकाउंट तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक के लिए बन जाएगा, एक इसका सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेटर बन जाएगा, एक ट्रेडिंग और एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इतना अकाउंट बना लो, फिर इन्फॉर्मेशन देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन ने खुद ही कहा कि बैलेंस शीट बनाइए, ट्रेडिंग बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप वही लिखोगे ना। बनाओ सारे इन्फॉर्मेशन को फटाफट। आओ जी। यार ये लाइन तो हटा ही दूंगा, कोई फायदा नहीं इसका। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये।
उसके बाद एक बना देंगे बैलेंस शीट। ये लीजिए जी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट। उसके बाद आ जाइए डेटर अकाउंट पे, या कैश बुक बनाना चाहें पहले कैश बुक बना लीजिए। ये हो गया जी कैश बुक। फिर आइए डेटर अकाउंट। डेटर्स, और फिर आ गया जी क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ जी, ये सारे फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिए। आपका हो गया हो तो बता देना, फिर स्टार्ट करें बेटा। अब यहाँ ये लिखा हुआ राम कैरीड ऑन अ बिजनेस एज अ रिटेल मर्चेंट, he has not maintained regular account books. However, he always maintained 10,000 in cash and deposit the balance into the bank. ये कह रहे हैं ये हमेशा अपने पास 10,000 रुपये एट द एंड बचा लेते हैं, और जितना पैसा होता है वो सारा बैंक में जमा कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी सेम लाइन 11th के कैश बुक के क्वेश्चन में है कि आप इतना पैसा रख लीजिए 10,000 और बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। सेम लाइन। तो ये भी 10,000 अपने पास बचाते हैं, यानी बैलेंस शीट इनका 10,000 है, और बाकी पैसे को क्या करते हैं, ये जमा करते हैं। ही इन्फॉर्म यू दैट ही सोल्ड गुड्स, ये जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, सामान बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25% का इनका प्रॉफिट है। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने कैश इन हैंड, संडे क्रेडिटर, कैश एट बैंक, संडे डेटर, स्टॉक, और ये इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत देखने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, जो वो आपके सामने लिखा हुआ है कैशेड बैंक के बारे में। अब कैशेड बैंक का जो है ना, एक बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ और एक, तो कैशेड बैंक तो एसेट्स होता है, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये पॉजिटिव है। लेकिन एसेट्स अगर माइनस में चला जाए तो ओवरड्राफ्ट है, यानी क्रेडिट साइड इसका बैलेंस बीडी लिखेंगे हम। समझ में आई बात। बैंक अगर प्लस है तो पॉजिटिव बैलेंस है ना, और बैंक अगर माइनस है तो नेगेटिव है। ऑब्वियस सी बात है ना, माइनस में क्रेडिट बोले तो माइनस में है। तो कैश बुक जब आप बनाएंगे तो कौन सी साइड वैल्यू लिखेंगे इसकी, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। ये कैश बुक आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे बेटा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये क्रेडिट, ये वाली ये अमाउंट जो है 50,000, तो ये 50,000 यहाँ आएगा। और इसका जो बैलेंस, एंड बैलेंस भी दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है बेटा, ओपनिंग भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। जनरली ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है, लेकिन ये माइनस में था, इस वजह से इधर लिख दिया। क्रेडिट बोला था उसने तो क्रेडिट साइड लिख दिया। सर कुछ नहीं बोलते तो हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। अब बोल दिया है तो उसके हिसाब से चलेंगे। वो बोलेगा डेबिट तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बोलेगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की कहानी है ये। ठीक है जी। अब क्लोजिंग बैलेंस में 80,000 है, तो ये तो 80,000 यहां आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप ध्यान से देखना। अब आइए दूसरी चीज मैं लिख दूं यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी।
देखो बेटा इधर देख लो, पहले कोई जल्दबाजी नहीं, पहले समझ लो इसको। अब बताइए कैश है, इसमें देखो ना डेबिट ना क्रेडिट लिखा हुआ है। आप इसे ओपनिंग मानते हैं, इसे क्या मानेंगे, किस साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे सर 10,000, और क्लोजिंग वाला किधर लिखेंगे, समझ में आई बात। इसी तरीके से बैंक भी है बेटा, ये भी डेबिट ही है, ये भी कौन सा है, ये डेबिट है। ये जब कुछ नहीं, एसेट्स के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश डेबिट बैलेंस था, आपने डेबिट साइड में ओपनिंग लिखा। लेकिन बैंक एसेट्स है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस क्या लिख रखा है उसने, क्रेडिट। तो हमने बैलेंस बीडी किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया बैंक में। अच्छा जी सर, ये जो सीडी होता है वो डेबिट था, इसका भी डेबिट है, तो ठीक है डेबिट है तो सीडी जो है वो इस साइड ही आएगा। डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड ज़्यादा है इसका। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ये याद रहेगा। आप नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता तो आप इसको भी डेबिट साइड ही लिखते ना, इसको क्रेडिट साइड लिखते, ये डेबिट क्रेडिट हो जाता, लेकिन इसमें माइनस में आ गया था तो नेगेटिव में चला गया वो। चलें आगे, क्लियर है ये। अच्छा जी, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई हो, वैसे बैलेंस शीट बनाई कि नहीं हमने, कितनी बनाई है, एक ही तो बैलेंस शीट है मेरे पास, आपने दो बना रही है, दो बनाओ यार, क्योंकि आपने बैलेंस शीट उन्होंने कैपिटल तो दिया नहीं ना, कहाँ दिया, ओपनिंग कैपिटल कहाँ है, हाँ राम का कैपिटल ओपनिंग दे रखा है, तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग का दे रखा है तो गुड, मैंने ये देखा ही नहीं था, गुड। हाँ ये फिर बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है जी। तो इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है ओपनिंग के लिए, लेकिन क्लोजिंग के लिए तो बनाना पड़ेगा ना सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बना ही रहे। चलिए स्टार्ट करें शुरू से, फिर से वापस आते हैं जी, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। कैश इन हैंड का बैलेंस जो था बेटा बताओ, लिख लिया हमने, कैश एट बैंक का लिख लिया। बताओ सन्ड्री क्रेडिटर का लिख लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग पहले सन्ड्री क्रेडिटर में, चलो पहले आप लिखो फिर मैं लिखूंगा। लिखो जी ओपनिंग क्लोजिंग, पहले आप लिख लो, फटाफट लिखो बच्ची। क्रेडिटर है, लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट साइड लिखेंगे इसके बैलेंस को, बाई बैलेंस बताइए जी। एक का वैल्यू है बेटा 40,000, एक का 90,000, तो ये आ गया जी 40,000 पे, और ये कितने पे आ गया सर, 90,000। अब बताइए क्रेडिटर का बैलेंस यहीं आएगा या बैलेंस शीट में भी जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम लोग बना ही नहीं रहे ना, क्लोजिंग बना रहे, तो क्लोजिंग में लिख लेते हैं चल के। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा सर, 90,000। बताइए सर समझ में आई बात, हाँ वो भी लिख लेते हैं। अब कैश इन हैंड का बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, वो लिख लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है जी। कैश इन हैंड का बैलेंस है क्लोजिंग वाला 10,000, कैश एट बैंक का बैलेंस है क्लोजिंग वाला 80,000। ठीक है जी, बताइए समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये भी वैल्यू हो गया जी, ये तीनों कर दिए हमने, कोई दिक्कत यहाँ पे, तीनों को बैलेंस शीट में लिख लिया। अब किस पे आ जाए, संडे डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, फटाफट डेटर अकाउंट में लिखिए ओपनिंग क्लोजिंग को, ओपनिंग में लिखिए और मुझे भी बताइए, बाई बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। बीडी कितना है सर, और सीडी 3,75,000,
3,50,000। अब बताइए, ये तो हमने यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग में लिख लिया, क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा डेटर? कौन सी बैलेंस शीट में जाता है? तो ओपनिंग में भी है, क्लोजिंग में भी है, लेकिन हम बना कौन सा रहे हैं अभी? तो क्लोजिंग में लिख देते हैं चल के। ये रहा जी डेटर। ₹3,50,000। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड। अब आइए जी, स्टॉक ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग गायब है। तो भाई ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग गायब है, बैलेंस शीट में तो नहीं लिख रहे अभी। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे स्टॉक आएगा, वैल्यू का भी पता नहीं, लेकिन क्या ये ट्रेडिंग में जाएगा? ओपनिंग स्टॉक जाएगा और आएगा तो क्लोजिंग भी, लेकिन अभी दे नहीं रखा बस। ओपनिंग की वैल्यू है 280, सर क्लोजिंग का पता नहीं। ठीक है सर। राम का कैपिटल दे रखा है जी, कहाँ जाएंगे इसमें? बैलेंस शीट में कैपिटल, और ये वैल्यू है 3 लाख। राम का कैपिटल कितना है बेटा? 3 लाख। चलें आगे जी। अब बताइए, ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमने, मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली जहाँ जहाँ जानी थी। अब एक एक करके आते हैं सर, ध्यान से सुनिए और मुझे जवाब दीजिएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहाँ लिखा हुआ पासबुक की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से जाएंगी? बैंक से। कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और दूसरा कहाँ जाएगा ये? बोलो। क्रेडिटर प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा। तो ये दो जगह लिखनी, पहले तो बैंक में चलेंगे, आओ ये आ गए जी। यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, कितना? ये आया जी 7,000। अब जितना ये क्रेडिटर्स है, तो 7,000 बोल रहे हैं यार, ऐसे ऐसे मजाक मत करो यार। ठीक है जी, ये क्रेडिटर हो गया, प्लस क्रेडिटर ये वाला क्रेडिटर अकाउंट में भी जाएगा बच्चे। अब क्रेडिटर प्लस इस साइड होता है, माइनस इस साइड होता है, डेटर इधर प्लस है, डेटर इधर माइनस है। तो बच्चा पार्टी जब क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा या घटेगा? तो डेबिट साइड लिख देते हैं यहाँ पे बैंक के नाम से। बताइए जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? आप खुद से सोच पा रहे हैं ना? चलो इधर ध्यान दो बेटा। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, आपने पेमेंट किया बिजनेस एक्सपेंसेस का, बताओ कौन से अकाउंट में जाएगा? कैश बुक में जाएगा। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। बेटा पेमेंट कर रहे हैं ना, किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। कम होगा ना 120 से। तो भाई आइए कैश बुक में चलते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात में लिख लेंगे बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंस कितना था बेटा? 1,20,000। अब क्योंकि ये एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा ना। किस साइड लिखेंगे प्रॉफिट में? डेबिट साइड। कितना लिखेंगे सर? 1,00,000, 1,20,000। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं आई? और आइए नेक्स्ट, ये दो जगह लिख लिया ना हम लोगों ने। बेटा इधर ध्यान दो और सोचा करो। रिसीव फ्रॉम डेटर, सर एक तो बैंक बढ़ेगा और डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये करके दिखाइए जरा, बैंक बढ़ाइए और डेटर को कम कर दीजिए। बैंक बढ़ाते हैं सर, तो डेटर्स
की वजह से हमारे पास 7,50,000 आए, 750 आया डेटर्स की वजह से, और हमारा डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया बाई 7,50,000। सही है ये बात आपको समझ में आ गई बच्चे? चलिए जी नेक्स्ट, लोन ध्यान से समझो। लोन लिया 1,00,000 रुपए का, ध्यान दो बेटा। और ये लोन कब लिया है? 1/10 को लिया, 10% के हिसाब से। तो भाई लोन लिया है तो पैसा आएगा या जाएगा? जरा जाएगा। पैसा कहाँ आएगा? ये बैंक की इंफॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है, बैंक में आया होगा ना। कितना आया? 1,00,000 से बैंक बढ़ा दीजिए, यहाँ लिख लिए लोन, और ये बैंक में 1,00,000 आ गया सर। बैंक लोन 1,00,000 रुपए आ गया आपका। अब बताइए लोन और कहाँ जा सकता है? लाइबिलिटी में। लोन नहीं जाता प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका इंटरेस्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैंक लोन तो जाएगा आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। बैंक लोन 1,00,000, और बेटा इसका इंटरेस्ट क्या हमने अभी तक पे किया? बेटा इत्मीनान से तो देखो, पहले आप लिख चुके बैंक लोन, लिख चुके। मुझे बताओ ये बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट देना था, लिया तो अक्टूबर में है ना, क्या अभी तक कोई इंटरेस्ट दिया है? लेकिन मार्च तक का इंटरेस्ट तो बनता है ना। तो आप 10, 11, 12, 3 इधर और 3 उधर, 6 महीने हो गए ना जी। तो भाई 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, और 6 महीने का तो 5,000 का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं दिया है, तो बेटा ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और यही इंटरेस्ट ऑन लोन जब आउटस्टैंडिंग में आप लिख लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाना चाहिए, क्यों खर्चे तो है ना, आप दो या ना दो। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बच्चा? 5,000 का। पीएनएल में आउटस्टैंडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक्सपेंस के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो मैं आपको याद कराऊं थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस है और ये लाइबिलिटी है, हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 यहाँ आ गया जी। बताइए बात समझ में आ गई आपको? कहाँ तक पहुँच गया सर? यहाँ तक हो गया। कैश डिपॉजिट इन द बैंक 1,00,000। आओ जी, कैश डिपॉजिट कैश बुक में, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, तो कैश कम हो जाएगा कितने से बेटा? तो ये कहाँ जा रहा है? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कॉन्ट्रा है, और बेटा बैंक में जाकर बढ़ा दीजिएगा 1,00,000 कैश के नाम से, यहाँ पे लिखिएगा कॉन्ट्रा। बताओ बच्चे ठीक है ये? यहाँ तक क्लियर है? ये भी हो गया सर, सारे पॉइंट्स हम लोग लिख लिया हम लोगों ने यहाँ तक। आगे लिखा हुआ ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड, ध्यान से समझिएगा, ये लिख रहे हैं कि ये इन्होंने आपको बताया, ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 कैश। कह रहे जी क्रेडिटर को इन्होंने 20,000 रुपये पे किया है, लेकिन कहाँ से पे किया? तो भाई इससे दो बातें निकल के आती हैं, एक तो आपका क्रेडिटर्स कम होता है, दूसरा कैश भी कम होगा। जब आप पे करेंगे तो कैश कम नहीं होगा। पेड टू क्रेडिटर, बेटा कैश भी कम हुआ क्रेडिटर भी कम हुआ, तो दोनों को कम कर लीजिए फटाफट। कैश भी कम हुआ और क्रेडिटर्स भी कम हो गए, तो बाई क्रेडिटर्स 20,000, नहीं वो बैंक में गया था बेटा, ऊपर में कैसे लिख देंगे? ऊपर वाला क्रेडिटर 7,00,000 का बैंक के कॉलम में है, और ये वाला कैश से पेमेंट हुआ है। तो क्रेडिटर्स को हमने 20,000 रुपये कैश दे दिए, क्रेडिटर बढ़ेगा या घटेगा? तो घटाओ ना, क्रेडिटर को कम करो ना भाई, क्रेडिटर को भी कम करो।
कितना है? 20,000। नेक्स्ट, सैलरीज 40,000 इन कैश। कह रहे सैलरी भी दी है जी हमने 40,000 रुपये की कैश में। तो भाई कैश आपका बढ़ेगा या घटेगा? आओ जी, क्या लिखूं मैं यहाँ पे बताओ ना। कितना? सैलरी कितना लिख दूं बेटा इधर? सैलरी कितना लिखूं? अब बताओ, ये सैलरी नॉमिनल अकाउंट भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा भाई। ये सैलरी की वैल्यू है 40,000। यहां तक बात समझ में आए? आगे लिखा हुआ ही ड्रॉन 80,000 कैश। 80,000 रुपये कैश निकाला है, किस लिए? पर्सनल यूज। क्या बोलते हैं इसको? तो बताओ कैश बढ़ेगा या घटेगा? क्या लिखेंगे आप? बाई ड्रॉइंग्स 80,000 कैश में से। ये इजी क्वेश्चन है। इन्होंने सब चीज़ें बताई कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, आपको दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब ड्राइंग्स को कहाँ से माइनस करेंगे ये भी बताई दो। बताइए सर, यहाँ तक समझ में आ गई बात? बोलिए सर, यहाँ तक हो गया? चलो और आगे बढ़ जाएं। आगे कहते हैं इन्होंने कि ड्यूरिंग द ईयर राम हैड इंट्रोड्यूस नॉट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। कह रही जी कोई भी अलग से एडिशनल कैपिटल नहीं है। सरप्लस कैश, अगर आप कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं, सरप्लस आ जाए, ज़्यादा आ जाए, इफ़ एनी टू बी टेकन एज अ कैश सेल्स, तो उसको क्या मान लेंगे आप? कैश सेल्स मान लेंगे। इन्होंने बता दिया, नहीं बताते तो हमें ये मेहनत करनी पड़ती। ऑल द परचेजेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारे के सारे जो परचेजेस है, पिछले क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं करी थी इन्होंने। ये बात समझ में आ गई आपको? तो भाई इन्फॉर्मेशन तो सारा लिख चुके, अब क्लोजिंग करने का तरीका है। तो ये दो लास्ट वर्ड जो है ना, ये बहुत मायने रख रहा है। पहली बात कि कैश का अगर बैलेंस निकालते हैं और डिफरेंस आ जाए तो क्या लेंगे? कैश सेल्स लेंगे। और परचेजेस आपका क्रेडिट परचेज है। आइए जी, तो इसका मतलब कैश बुक के का जो बैलेंस हम निकालेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि भाई कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे, उसमें दो कॉलम थे, कैश का और बैंक का। कैश के कॉलम में डिफरेंस आएगा तो क्या मानेंगे हम? कैश सेल्स। तो मुझे बताओ आप अपनी दिमाग लगा के कि कैश बुक का डिफरेंस किस साइड आएगा? फिर डेबिट साइड ही आएगा ना, तभी तो कैश सेल्स लिखाएगा, इधर थोड़ी ना कैश सेल्स होता है। ये बात समझ में आई? तो फटाफट पहले कैश बुक का डिफरेंस आप निकालो। कैश बुक का डिफरेंस मुझे बताओ टोटल और उसमें से बैलेंस करके। 2,50,000 टोटल है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे आएगा आपका सेल्स, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। कितना सर? 2,40,000 आ जाएगा। बताइए सर, समझ में आ गई बात? ये कैश का आ गया। एक बार बैंक का बैलेंस निकालो तो ज़रा, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट ही गिवन है, तो बेटा बराबर आ जाना चाहिए। क्योंकि परचेज भी नहीं लिख सकते यहाँ, तो उसने मना किया कि परचेज तो क्रेडिट पे था। कितना सर? 9,50,000 टोटल। सही है सर। अब ये जो सेल्स आपका आ गया, यहाँ पे कैश सेल्स आ गया। अब क्रेडिट सेल वगैरह कहाँ से निकलता है पता है? डेटर्स के अकाउंट से। क्रेडिट सेल कहाँ से निकलेगा? डेटर्स। आइए जी, ये कर लिया आपने ना, ये हो गया ना। आओ जी ट्रेडिंग अकाउंट पे। भाई सब ट्रेडिंग अकाउंट पे चलेंगे। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कैश सेल्स,
फिर मैं क्या लिख लूँगा, एक पहले ऐसा करते हैं, इसको ना अच्छे खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। पहले लिखेंगे सेल्स, इसके नीचे लिख देता हूँ सर कैश सेल्स, और फिर मैं आएगा मेरा ढूंढ ढांड के कैसे निकालूंगा मैं क्रेडिट सेल्स को, फिर मैं इसे टोटल करके लिखूंगा, ठीक है। तो अभी आप मुझे बस बता दो कैश सेल्स 240 है, वो लिख लेते हैं। कैश सेल्स है 2,40,000। कैश सेल्स कितना है बेटा, 240। बताइए मेरी बात को समझ में आया आपको। अब आते हैं जी कौन से अकाउंट में चलें बताओ। डेटर्स, डेटर्स, हाँ जी, डेटर्स का बैलेंस निकालते हैं। ग्यारह लाख। बच्चे खुद से करा करो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना खुद से किया करो, उसके बाद मैच करा करो मेरे से। तो ये आएगा बेटा आपका, क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स, और ये कितना आ गया जी, 10 लाख आ गया। इसी 10 लाख को उठा के आप यहाँ लिख देंगे, और ये हो गया जी 12,40,000। बताओ जी, यही होगा, 12,40 होगा ना। 10 लाख का क्रेडिट सेल्स और 2,40,000 का कैश सेल्स, तो 12,40 हो गया जी। इसमें अभी क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है जी, क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दिया नहीं था क्वेश्चन में। आइए जी, अब बनाते हैं क्रेडिटर्स को, क्लोज कर लेते हैं जरा। 8 लाख बाई क्रेडिट परचेजेस, कितना बेटा, 7,70,000 का क्रेडिट परचेज हो गया। डिफरेंस निकाल लो 840 में से। सही है सब कुछ। बताइए बेटा, ये 7,70,000 जो परचेज है उसे कहाँ लिख दूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दूं। लो जी, परचेजेस कितना बताया आपने, 770। अब इसमें जो मिसिंग है ना, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, और जब वो आएगा तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट भी। चलिए जी क्वेश्चन पे वापस, लिख चुके पहले ये बताओ, यहां तक लिख चुके। हाँ जी सर, यहां तक लिख दिया। आइए अब ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, ही इन्फॉर्म यू दैट ही सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे दिया, सेल्स 12 लाख कितना है, 40,000। तो बस आ जाइए यहाँ पे लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो है टोटल सेल्स था 12,40,000, और ये 25% सेल्स पे ही है, इस पे कॉस्ट वॉस्ट में कन्वर्ट मत कर देना गलती से। 25% सेल्स पे ही, और सेल्स की वैल्यू गिवन भी है 1/4। कितना है सर, 310 चेक कर लो आप लोग अपना निकाल कर। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के हम यहां लिख देंगे सर, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, 3,10,000। अब आप टोटल करिए, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा आपका। अभी कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, 1,20 का क्लोजिंग आ गया। बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक एक जगह और जाना था, कहाँ जाना था,
आइए जी, बैलेंस शीट में भी 1,20,000 लिख देते हैं बस। अब बताइए जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कहाँ चला जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3,10,000 का। अब इससे टोटल करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। $3,10,000, 1,45,000। अब बैलेंस शीट में इसमें नेट प्रॉफिट में ऐड करिए, इसको कैपिटल में ऐड करिए नेट प्रॉफिट को, 1,45,000। तो कितना आ रहा है? 3,65,000। कितना आ रहा है? चेक करो, दोनों साइड इक्वल है। 5,60,000। मैच हो गया जी। चलिए, तो प्रैक्टिस करें। कौन सी लाइन समझानी है सर? कह रहे ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 कैश। ये कह रहे अपने पास हमेशा ही कितना रखते हैं? तो यानी साल खत्म हो जाएगा तो एंड में कैश कितना बचेगा? स्टार्टिंग में भी कितना रहा होगा? 10 ही रहा होगा। अब मैं कहूँ कि रोज जो भी तुम्हारे पास पैसा है एट द एंड तुम रखते हो 10 ही, तो भाई क्यों जाएगा? वो दे रखा है पहले से ही उसने। नहीं देते। देखिए ये क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अलग बनाना होता, ये लाइन गायब कर देते आपसे, आपका कैश गायब कर देंगे यहां से। अब इस लाइन का सही इस्तेमाल होगा। ये तो बस डराने के लिए था, अभी ये नहीं होगा बेटा। तो अब आप समझ जाएंगे कि अच्छा 10,000 कैश है, यानी ओपनिंग में भी 10 रहा होगा और क्लोजिंग में भी 10 रहा होगा। ठीक है जी। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पॉकेट में हमेशा 10 रुपए रहते हैं, जब भी आप चेक करोगे 10 मिलेगा, तो बताओ कल कितना था, आज कितना है? वही चीज ये बता रहे हैं आपसे। और कर लें एक। A firm sold 20% of the goods. A firm sold 20% of the goods on cash basis. कंपनी जो है 20% कैश में सामान बेच रही है। और द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस, इसका मतलब टोटल जो भी है उसका 70% क्रेडिट पे सेल होता है। 80% क्रेडिट पे सेल होता है और 20% किस पे होता है बेटा? कैश पे होता है। डेटर्स आर अलाउड 1.5 months क्रेडिट। क्रेडिट जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं कस्टमर को, तो हमने ना 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने का हमने क्रेडिट पॉलिसी है हमारी, कि 1.5 महीने के बाद आपको पैसे वापस करने। ठीक है जी। एंड देयर बैलेंसेज इन 31 मार्च, और साल के एंड में जो बैलेंस रह रहा है वो कितना रह रहा है? तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हर बार का सेल कितना है? 1,25,000 ही है। क्योंकि वो हर 1.5 महीने बाद पैसे दे देता है ना, तो लास्ट का जो रह गया वो सेल्स रह गया बाकी। एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म, उन्होंने बोला सेल जो है हर बार एक जैसा ही है। कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स पता कीजिए। देखिए आपने ना 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, उससे याद आ जाएगा आपको। वो था बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये पढ़ा था। यहां लिखते थे हम लोग नेट क्रेडिट परचेज, कब से हो गया भाई? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही लिखते थे।
अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद एक फॉर्मूला और पढ़ा था एवरेज कलेक्शन का, नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको याद आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये होता था ट्रेड, और जैसे मंथ में अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ लिखते थे 12 मंथ्स, डेज में निकालना है तो 365 डेज, और वीक में निकालना है तो 52 वीक्स, अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है जी? इस क्वेश्चन ने यही काम करा, इन्होंने आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड बता दिया। देखो बेटा इधर ध्यान दो क्या बता दिया? कह रहे जी हमारा जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है कितने दिन का है? बोलो। 1.5 महीने का है, तो पूरे साल में कितनी बार कलेक्ट करेंगे आप? बताओ। अरे 12 महीने होते हैं ना टोटल, बोलो ना बेटा। अब करके चेक करो ना, 12 को डिवाइड करो 1.5 से, हाँ बिल्कुल सही। कितनी बार हमने सामान बेचा है इसको? बात समझ में आ रही है? एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका निकल जा रहा है इससे। भाई अगर हमने पूरे साल में 12 महीने हैं और 1.5 महीने में मेरा कलेक्शन होता है, मतलब एक बार आपने खरीद, आपको मैंने बेच दिया तो 1.5 महीने बाद दोबारा आइएगा तो फिर मैं दूंगा, पिछला वाला पहले क्लियर कीजिए। तो इस तरीके से टोटल कितनी बार मैंने सामान बेचा? 8 बार, और हर बार कितना करके बेचा मैंने? 1.25 बेचा है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी। तो टोटल 8 बार आपका आपने सेल करो, और एक बार का सेल कितना है बेटा? तो पूरे साल के दौरान सेल्स कितना हो गया? कितना हो गया? ये कौन सा सेल है? टोटल नहीं है, कौन सा है? क्रेडिट सेल। समझ में आई बात? फिर इसने बोला क्या था आपसे कि जो क्रेडिट सेल है वो 80% है, तो उससे हम टोटल भी निकाल सकते हैं। बाकी आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5, ये आया जी और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को 12 डिवाइड बाई 1.5, तो ये आ गया जी 8 टाइम्स। लॉजिकली भी क्लियर है कि भाई 8 बार हमने सामान बेचे होंगे उसको ना। ठीक है, आप फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले की तरफ मत जाइएगा अगर नहीं याद है तो। आप खुद ही सोचिए, उसने बोला कि भाई 1.5 महीने का हमारा क्रेडिट पॉलिसी है, तो आप 1.5 महीने पे आपको सेल हो रहा है ना, पहली बार सेल हुआ है 1.5 लाख का, और लास्ट वाला सेल रह गया होगा जो भी अमाउंट था, 1.5 लाख नहीं सॉरी 1,25,000 का। तो हमने पता लगा कि 12 महीने में अगर 1.5 महीने के बाद वो बंदा आता है सामान मुझसे खरीदने के लिए, मैं बेचता हूँ उसे, 1.5 महीने बाद आएगा, तो इस तरीके से वो कितनी बार पूरे साल में आया है? 8 बार मेरे पास आया है, और 8 बार अगर आया तो मेरा सेल कितना हुआ? तो एक तरीका तो ये था बेटा जिससे हमने निकाला है। तो चलो मैं यहाँ पे पहले तो फॉर्मूले वाले से मैं बता दूं। तो हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यूज़ किया, जिससे हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी बार हो गया? 8 टाइम्स। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था बेटा? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा एवरेज गिवन है हमें, ऑन एन एवरेज कितना रहता है हमारा? 125। सर ये कैसे पता चला एवरेज है? इसने बोला 125 है, सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ये जो सेल है थ्रू आउट द ईयर यही होता रहा, यानी 1.25 ही रहा, उस पर बकाया भी मेरा कितना रहा? 1,25,000 का रहा। नेट क्रेडिट सेल्स, और ट्रेड रिसीवेबल कितना था बेटा आपका? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 8 इन 125। आप इसे डायरेक्ट वे निकालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। कितना है बेटा ये?
10 लाख, ये डायरेक्ट भी निकल जा रहा था। आइए सर अब टोटल सेल्स की कहानी को भी देख लें। टोटल में क्या है बेटा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सर क्रेडिट का तो मुझे मालूम है कितना है, 10 लाख। इसको ऐसे नहीं लिखते हमको बेटा, इसको ऐसे नहीं लिखना, हम पहले लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला था बताइए तो जरा, 80% है ना, तो यहां पे लिखेंगे 80% ऑफ टोटल सेल्स। सही बात है ये, यही ना। क्रेडिट सेल क्या है, टोटल सेल्स का। बाबू टोटल सेल्स का तो पता नहीं, लेकिन इसका मालूम है मुझे। तो ये आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे सॉल्व करना चाहें कर लीजिए। 8/10 का ये टोटल सेल्स है। बताइए सर टोटल सेल्स कितना आएगा, 12 लाख। ये समझ में आई बात। अब आइए जी, कैश सेल्स ने क्या बताया था कितना परसेंट है, 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो सर 20% निकाल देंगे 1,25,000 का, 12,50,000 का। बताइए, ये हो गया जी। तो ये फॉर्मूले में रखना चाहें फॉर्मूले से कर लीजिए, डायरेक्ट आपको मालूम करना है तो आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर भी आप क्वेश्चन को देखना चाहें एक बार देखिए और समझिए, कोई डाउट है प्लीज़ अभी क्लियर करके जाइएगा। मुश्किल हार्ड देखिए, लेंदी लगे टाइम लगे समझने में वो ठीक है, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वरना तो बाद में ये होगा नहीं आपसे। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और फिर मुझसे एक एक लाइन आपको कहीं पे भी लग रहा है, ये मैंने हिंट दे दिया, बिना हिंट दिए क्या ये हो पाता, समझ रहे मेरी बात को। तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए और कहीं पे डाउट है फिर से पूछिए कि फर्म ने 20% गुड्स ऑन कैश बेसिस, जितना भी टोटल सेल्स है उसका 20% कैश पे है, अब बाकी क्रेडिट पे। ये बात तो खत्म। आगे कहते हैं डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स क्रेडिट। डेटर्स को हम 1.5 महीने का डिस्काउंट क्रेडिट देते हैं, 1.5 महीने के लिए उधारी देते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर वो अप्रैल में ख़रीद के ले जाएगा तो 1.5 महीने के बाद वो आएगा पैसे देने के लिए मुझे, और जैसे वो पैसे देगा वो मुझसे फिर से उधार ले जाएगा, ले जा सकता है, उसको हम दे सकते हैं कि हाँ भैया आप जाओ तो ले जाओ। तो 1.5 महीने का है ना, अगली बार फिर से वो ले जाएगा, फिर 1.5 महीने बाद पैसे देगा, अगली बार फिर से ले जाएगा। इस तरीके से साल में कितनी बार वो मेरे पास ऐसा ट्रांजेक्शन कर लेगा, 8 बार कर लेगा ऐसे। और हर बार कितने का वो लेके जा रहा है, कह रहे हैं कि इसका अभी जो बकाया है ना डेटर का बैलेंस, देयर बैलेंस, डेटर का अभी का बैलेंस 1.25 है। तो अभी का बैलेंस अगर 1.25 है, इसका मतलब आखिरी वाला पर सेल कितने का हुआ था उसको, 1.25, क्योंकि उससे पहले का तो पैसा उसने दे दिया। अभी जो बाकी है उसके पास, इसका मतलब वो अभी वाला ही है, लास्ट वाला। तो 1.25 है। अब और आगे क्वेश्चन ने आपको हिंट दिया कि ये जो 1.25 का सेल है जो लास्ट में हुआ है वही अभी बकाया है, अब अगली बार आएगा तो पैसे देगा वो। एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म, एज्यूम कीजिए कि यही सेल इससे पहले भी था, इससे पहले भी था, इससे पहले भी था, यानी ये 1,25,000 का सेल अब तक टोटल कितनी बार हो चुका, 8 बार। तो पहले तो हमने ये 8 बार निकाला, कैसे निकालेंगे, तो पूरे साल में अगर 12 महीने हैं और 1.5 महीने की क्रेडिट पॉलिसी है, ऐसा करके इसका मतलब है 8 बार मैंने उसे क्रेडिट पे सेल किया है। ये बात समझ में आ गई सर। तो ऐसे 125 करके हमने 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्रेडिट सेल पूरे साल का मालूम चल गया बेटा, पूरे साल का क्रेडिट सेल आ गया। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपको, ये सब कहानियों में फॉर्मूले में, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो आपको जैसे ये मालूम चल गया 8 बार, उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है इसमें।
नहीं नहीं आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, वो जो बड़ा क्वेश्चन था उसमें ये लाइन ऐड कर देंगे। बड़े क्वेश्चन में ये लाइन ऐड कर देंगे, आप सेल्स पता कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में फिर सेल्स लिखाएगा ना इससे। ठीक है। देखो भाई एक सिंपल से, इससे बड़ा हैक नहीं है सीए में कि जो बुक में है ना उससे बाहर नहीं आता। इससे बड़ी कोई चीज और हो ही नहीं सकती ना। आपके पास 10 क्वेश्चन है, मुश्किल से इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है बड़े, और बाहर से आता ही नहीं है। जो आएगा यहीं से आएगा। मतलब 90% आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे, सिमिलर लाइन टू लाइन वही दिखेगा आपको। नहीं नहीं अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट चेंज होगा लेकिन लाइनें ऐसी रहेंगी। मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ भी ऑलमोस्ट सेम जैसा ही दिखेगा, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको। और यकीन नहीं है तो पहले स्कैनर जो है पिछले 5-7 सालों के जो पेपर उठा के देखेंगे आप, स्कैनर होगा उस रूम में पड़ा हुआ, आपको दिख जाएगा। अगर कोई चैप्टर आपने पढ़ा उससे मैच कर लीजिए, आपको सब एक जैसा ही दिखेगा। तो इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है अगर आपको पहले से पता हो कि यही आता है। बस प्रैक्टिस करनी होगी आपको। आइए जी नेक्स्ट, ये कर लेते हैं यार। ये छोटा क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ये कर लें। बेटा ये ऐसे तो बहुत रह जाएगा हमारा ना।